हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिमालय का निर्माण भारत में, मतलब हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो हमारा पहला टॉपिक ख़त्म हो चुका था, भारत स्थिति और विस्तार। उसी क्रम में दूसरा चैप्टर अपना चल रहा था कि हिमालय का निर्माण, ज्योग्राफी में हिमालय का निर्माण। दूसरा टॉपिक था अपना हिमालय का निर्माण। इसमें हमने देख लिया था कि हिमालय में का निर्माण कैसे हुआ, और हिमालय का निर्माण के बाद हमने देखा था हिमालय का विभाजन दो प्रकार से किया गया था। जो विभाजन किया गया था, एक किया गया था ऊंचाई के आधार पर, और दूसरा किया गया था नदियों के आधार पर। तो नदियों के आधार पर विभाजन हमने देख लिया था कि नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में स्थित हिमालय को इन चारों हिमालय के नाम से जाना जाता है। हमने देखा था सबकी लंबाई कितनी है, क्रमशः भी देखा था कौन कौन सा हिमालय कितनी लंबाई में स्थित है। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है ऊंचाई के आधार पर हिमालय का विभाजन। ऊंचाई के आधार पर मतलब ऊंचाई के आधार पर हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है और उनका नाम क्या क्या है, कौन कौन से वे स्थान हैं जो इन हिमालय में जो विभाजन किया गया उनको अलग करते हैं। तो देखते हैं इसको कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इसे ट्रांस हिमालय, दूसरा पार्ट है इसका बृहत हिमालय, महान हिमालय इसी को कहते हैं, महान हिमालय, या फिर आंतरिक हिमालय भी इसी को बोला जाता है। मतलब जो बृहत हिमालय इसे महान हिमालय और आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद आता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। उसके नीचे आ जाता है शिवालिक जो श्रेणी है, या फिर इसी को कहते हैं उप हिमालय, शिवालिक या उप हिमालय। और इसके बाद जो बचता है उसे कहा जाता है पूर्वांचल हिमालय। इनके बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं। और उसके साथ साथ यह देखेंगे कि ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय को कौन सा स्थान अलग करता है, उसका क्या नाम है। बृहत हिमालय, लघु हिमालय किसके द्वारा अलग होता है, लघु हिमालय और शिवालिक किसके द्वारा अलग होता है, शिवालिक और उप हिमालय यानी कि पूर्वांचल हिमालय किसके द्वारा अलग होता है। इसी को आज देखेंगे, आज का यही टॉपिक होगा। तो अपना सबसे पहला आज का टॉपिक है ट्रांस हिमालय। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है जिसका नाम है बृहत हिमालय। सबसे पहला हिमालय जो है इसको हम देखेंगे कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के बारे में अब अध्ययन करना है हमें। तो चलिए देखते हैं कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत क्या क्या आता है और ये कहाँ पर स्थित है। इन सब के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। ट्रांस हिमालय हेडिंग डालेंगे, हम लिखेंगे कि ट्रांस हिमालय। चलिए तो हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले जो हिमालय का नाम है जिसका अध्ययन करना है उसका नाम है ट्रांस हिमालय। इसका नाम है ट्रांस हिमालय। इसके बारे में अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है या महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय जिसको बताया गया, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय कहाँ स्थित है, तो यह महान हिमालय के
महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। महान हिमालय के उत्तर में स्थित हिमालय का नाम ट्रांस हिमालय है। इस श्रेणी का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इस श्रेणी का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण जो इस श्रेणी का अधिकांश भाग है वो तिब्बत में स्थित है। अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बतन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो यह कहाँ स्थित है? जो बृहद हिमालय या महान हिमालय है, बृहद हिमालय या महान हिमालय है, उसके उत्तर में स्थित है। मतलब कि अगर ये भारत है तो यहाँ पर अगर बृहद हिमालय या महान हिमालय है तो इसके उत्तर में स्थित है यहाँ पर ट्रांस हिमालय। और अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतन हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ट्रांस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गाडविन ऑस्टिन। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम लिखेंगे ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची। हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे कि जो ट्रांस हिमालय है यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इस श्रेणी का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतन हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम गाडविन ऑस्टिन है। यह पीओके में स्थित है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय इंडस सांगपो सचर जोन द्वारा अलग होते हैं। इंडस सांगपो सचर जोन द्वारा अलग होते हैं। ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, जबकि अन्य 3 हिमालय इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के भाग हैं। मतलब कि ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट और शेष 3 हिमालय इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के भाग हैं। तो इसमें पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियों के नाम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे पाई जाने वाली कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं तो हम उसे मैप के द्वारा देखेंगे। एक इंडिया का मैप बनाएंगे जहाँ पर इंडिया में स्थित है ट्रांस हिमालय, और उसके बाद फिर देखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो मान लीजिए एक फ्लो में अगर हम मैप बनाना चाहें तो ऊपर का भाग बना सकते हैं, ऊपर का भाग बना सकते हैं। और उसके बाद वहाँ से दर्शाएंगे कि जो ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर स्थित हैं। मान लीजिए अगर ये इंडिया का मैप है, मान लीजिए अगर ये इंडिया का मैप है तो यहाँ पर जो पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियाँ हैं, ऊपर नहीं दिख रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके नाम देख लेते हैं। तो जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर पर्वत श्रेणी है उसका नाम है लद्दाख, मतलब काराकोरम। सबसे ऊपर काराकोरम, काराकोरम से नीचे लद्दाख, और लद्दाख के नीचे जो श्रेणी है उसका नाम है जास्कर। मतलब ये है जास्कर, ये है लद्दाख और ये है काराकोरम श्रेणी, यानी कि काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रेणी। और यहाँ पर स्थित है कैलाश रेंज, ये है कैलाश श्रेणी, मतलब की रेंज, कैलाश श्रेणी यहाँ पर स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये 4 श्रेणियाँ यहाँ पर स्थित हैं। मतलब जो ट्रांस हिमालय है उसमें पाई जाने वाली श्रेणियों का नाम अगर बात की जाए तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है,
क्यों? ट्रांस हिमालय में वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। ट्रांस हिमालय में वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। ट्रांस हिमालय में वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र ये जो पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं, ये यहीं से निकलती हैं। सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलने वाली नदियों के नाम हैं। यानी कि लिखेंगे सिंधु सतलुज और ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलने वाली नदियां हैं। यहाँ से मतलब नदियां ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। नदियां ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। तो सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। ये कौन सी नदियां हैं? तो ये पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण, मतलब कि ये शुरुआत से जहाँ से बह रही हैं वहीं से बहती है, अपने मार्ग में परिवर्तन नहीं लाई है। मतलब कि अगर सिंधु नदी ऐसे बह रही है पाकिस्तान से होकर तो वहीं से बहती है, और गंगा नदी ऐसे बह रही है, सतलज नदी यहाँ से जा रही है, तो वो अपने मार्ग में कोई परिवर्तन ना करे। मतलब पूर्व में भी जैसे बहती थी वो इसी प्रकार अब भी बह रही हैं। तो इस ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है। सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ ट्रांस हिमालय से निकलती हैं और ये पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। तो देखते हैं कि जो सिंधु नदी है वो कहाँ से उद्गम यानी कि कहाँ से निकलती है, ये समझ में आ गया होगा। ट्रांस हिमालय में वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ ट्रांस हिमालय से निकलती हैं, जो पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। अब देख लेते हैं कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है मैप में। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है मैप में? तो ये है कैलाश रेंज है, और उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर जो था उसका नाम था काराकोरम। ये है लद्दाख, ये जास्कर। तो जो कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज से सिंधु नदी यहीं से निकलती है। सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और उसके बाद ऊपर की ओर जाती है। यहाँ ये जो दिख रहा है इधर से प्रवेश करते हुए इधर से इसे निकल जाती है। तो इसको हम बनाएंगे कि जो सिंधु नदी है वो यहाँ से निकलते हुए ऐसे जाती है और उसके बाद ये इस स्थान से ऐसे आ जाती है। ये कौन सी नदी है? तो ये है सिंधु नदी है। मतलब कैलाश रेंज से निकल रही है सिंधु नदी, और उसके बाद ये जो पहला वाला था ये था काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर। तो लद्दाख श्रेणी को कट करते हुए ये है लद्दाख और ये है जास्कर। कैलाश रेंज से निकलकर लद्दाख रेंज को कट करते हुए उसके बाद फिर पाकिस्तान से होते हुए सिंधु नदी चली जाती है। तो देखते हैं ये जो सिंधु नदी है ये किस झील से निकलती है? तो जो झील है उसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, और उसके बाद जो पर्वत है, पर्वत का नाम है कैलाश रेंज। यहाँ पर देख रहे हैं कि कैलाश रेंज से निकल रही है सिंधु नदी। पर्वत का नाम है कैलाश रेंज, और इसके साथ साथ जो ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर से निकल रही है उसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। मतलब चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। झील मानसरोवर झील से सिंधु नदी उद्गम होता है। पर्वत है कैलाश रेंज, ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। और जो ये सिंधु नदी है लद्दाख श्रेणी को किस स्थान पर कट कर रही है? तो जो सिंधु नदी है यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए लिखते हैं कि ये सिंधु नदी हो गई।
सिंधु नदी हो गई लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। लद्दाख और जास्कर, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। मतलब लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से होकर बह रही है सिंधु नदी, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से होकर बह रही है। बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख रेंज को, बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को कट करती है। सिंधु नदी बुंजी नामक स्थान पर, याद रखिएगा, बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को कट करती है। मतलब लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर बह रही है, भुंजी नामक स्थान पर लद्दाख रेंज को कट करते हुए लद्दाख और जास्कर के बीच में आ जाती है। बात की जाए झील की तो मानसरोवर झील पर्वत कैलाश रेंज से निकलती है। ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। सिंधु नदी की बात कर रहे हैं। अब देख लेते हैं जो काराकोरम रेंज है वहाँ पर पाए जाने वाले ग्लेशियर के नाम। काराकोरम रेंज लद्दाख के ऊपर पाया जाता है। वहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से ग्लेशियर हैं। तो काराकोरम रेंज पर 10 ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर की संख्या कितनी है? 10 ग्लेशियर पाए जाते हैं काराकोरम रेंज के ऊपर। तो लिखेंगे यहाँ पर काराकोरम रेंज, लिखेंगे काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज। देखेंगे कि काराकोरम रेंज में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो इसका उपनाम जो है, इसका उपनाम है उच्च एशिया की ऋण। उपनाम, इसका उपनाम की बात की जाए तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है उच्च एशिया की ऋण के नाम से, एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। यानी कि क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में? बैकबोन ऑफ हाई एशिया, बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जाना जाता है। बात की जाए काराकोरम रेंज के उपनाम की तो इसे कहेंगे उच्च एशिया की रीढ़, मतलब बैकबोन ऑफ हाई एशिया। और देखते हैं कि जो गाडविन आस्टिच है वो काराकोरम रेंज में स्थित है। काराकोरम रेंज में क्या स्थित है? तो गाडविन आस्टिन, जिसकी ऊंचाई अभी अभी बताया गया कि 8611 मीटर है। 8611 मीटर है। कहाँ स्थित है? यहीं पर स्थित है। अब देख लेते हैं काराकोरम रेंज में पाई जाने वाली जो क्या है, काराकोरम रेंज में पाए जाने वाले सभी ग्लेशियर के नाम। तो यहाँ लिखेंगे, बीच में लिख लेते हैं, मान लीजिए काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज लिख लेते हैं। इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है उसका नाम है ससायनी ग्लेशियर। सबसे पहला जो है उसका नाम है ससायनी ग्लेशियर। और दूसरा है उसके नीचे सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर, ससायनी यानी कि सियाचिन, ससायनी, पुनमाह ग्लेशियर। अगला है, यहाँ पर लिखेंगे, हिस्पर लिख लेते हैं, हिस्पर ग्लेशियर, व्यापो ग्लेशियर, ससायनी, सियाचिन, हिस्पर, व्यापो, वाल्टोरो ग्लेशियर हो गया। और उसके बाद चोमोलुंगमा ग्लेशियर, ससायनी, सियाचिन, हिस्पर, व्यापो, वाल्टोरो, चोमोलुंगमा, खुर्दोपिन। उसके बाद हो जाएगा, खुर्दोपिन के बाद पुनमाह ग्लेशियर लिख लेंगे सब में, ग्लेशियर। और उसके बाद जो एक बच रहा है उसका नाम है बातुरा ग्लेशियर। सब देख लेते हैं
कि नंबर 1 ससायनी, 2 सियाचिन, 3 हिस्पर, 4 व्यापू, 5 वाल्टूरो, 6 चोमोलुंगमा, 7 खुर्दोपी, 8 पुनमाह, 9 हो गया बातुरा, और 10वें का जो नाम है उसको कहा जाता है रीमो ग्लेशियर। 10वें को बोला जाएगा रीमो ग्लेशियर। ये हो गया 10। इसको याद कैसे करेंगे? याद करेंगे सचायनी, सियाचिन, हिस्पर, व्यापो, उसके बाद वाल्टूरो के बाद चोमोलुंगमा के बाद खुर्दोपिन, पुनमाह, बातुरा और रीमो। इस प्रकार याद कर लेंगे 10 ग्लेशियर के नाम। काराकोरम रेंज में उपस्थित सभी ग्लेशियर के नाम हैं ससायनी, सियाचिन, हिस्पर, व्यापो, वाल्टूरो, चोमोलुंगमा, खुर्दोपिन, पुनमाह, बातुरा और रीमो। अगर सिलेक्शन लेना है तो याद तो करना ही पड़ेगा चाहे जैसे। आगे देखते हैं, ये हो गए काराकोरम रेंज में पाए जाने वाले सभी ग्लेशियर के नाम। इसका उपनाम है उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। गार्डविन एस्टिच 8611 मीटर में उपस्थित है, ऊंचाई में तक उपस्थित है, और ये काराकोरम रेंज में पाई जाती है। अब इस प्रकार हमने खत्म कर लिया बृहत हिमालय। बृहत हिमालय खत्म करने के बाद अब आ जाते हैं जो अपना दूसरा प्रकार का हिमालय है। मतलब कि अभी तक हम खत्म कर चुके हैं जो बाह्य हिमालय, यानी मतलब उसका नाम क्या है कि अभी तक हम पहला वाला खत्म कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे हिमालय, बृहत हिमालय, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय पर। बृहत हिमालय, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय पर हमने खत्म किया ट्रांस हिमालय। अब बारी है बृहत हिमालय की, बारी है बृहत हिमालय की। यह कहाँ पर स्थित होगा? बृहत हिमालय कहाँ पर स्थित होगा? तो बृहत हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित होगा। बृहत हिमालय जो है वो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित होगा। तो इसको लिखेंगे, इसका दूसरा नाम जो है महान या आंतरिक हिमालय। इसका दूसरा नाम है महान या आंतरिक हिमालय, महान या आंतरिक हिमालय। इसका दूसरा नाम है महान या आंतरिक हिमालय। हिमाद्री के भी नाम से जाना जाता है। बृहत हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब हिमाद्री क्यों कहते हैं उसको देख लेंगे अभी, कि इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। बृहत हिमालय, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, इसे ही हिमाद्री के भी नाम से जाना जाता है। बर्फीला हिमालय, सदा बर्फ से ढकी रहने वाली चोटियां इस पर पाई जाती हैं, इसलिए इसे बर्फीला हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो चोटियां पाई जाती हैं वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि बर्फीला हिमालय भी इसे कहा जाता है, बर्फीला हिमालय। बर्फीला हिमालय क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर पाई जाने वाली सदा बर्फ से ढकी रहने वाली चोटियों के कारण, सदा बर्फ से ढकी रहने के कारण, ऐसा लिखते हैं कि सदा बर्फ से ढके रहने के कारण, सदा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। मतलब सदा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय भी कहा जाता है, आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। हिमाद्री कहे जाने का कारण है कि यहाँ पर जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, इसीलिए बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 9 ऊंची पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर 9 ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं। 9 ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं। यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। और हिमाद्री से पुराणों में भी कहा गया है, याद रखिएगा कि जो ये बृहत हिमालय है यहाँ पर इसमें हिमाद्री, इसे पुराणों में भी कहा गया है। मतलब पुराणों में
कहा गया है, कहा गया है। हिमाद्री इसे पुराणों में कहा गया है। और उसके बाद हिमाद्री बर्फ से ढकी रहने वाली चोटियों के कारण कहा जाता है, पुराणों में भी हिमाद्री ही कहा गया है। और यहाँ पर 9 ऊंची पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, सबके नाम अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं बृहद हिमालय और मध्य हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं। बृहद हिमालय लिखेंगे, बृहद हिमालय, और इसके नीचे जो है उसका नाम है मध्य हिमालय। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। याद रखिएगा कि जो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है एक दूसरे से। बृहद हिमालय महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। बर्फीला हिमालय कहा जाता है, सदा बर्फ से ढकी रहने वाली चोटियाँ पाई जाती हैं, इस कारण इसे हिमाद्री पुराणों में भी कहा गया है। और 9 ऊंची पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। बृहद हिमालय और महान हिमालय, बृहद हिमालय या महान हिमालय या आंतरिक हिमालय और मध्य हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ बृहद हिमालय में मिलती हैं। तो लिखेंगे विश्व की जो सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं, सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ कहाँ मिलती हैं, तो बृहद हिमालय में ही मिलती हैं, हिमालय में ही मिलती हैं। जो विश्व की बृहद बड़ी चोटियाँ हैं वो बृहद हिमालय में ही पाई जाती हैं। जैसे अगर नाम देखें तो माउंट एवरेस्ट है, एक बार यहाँ पर मिटाएंगे इसको, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। बर्फीला हिमालय सदा बर्फ से ढकी रहने वाली चोटियाँ पाई जाने के कारण पुराणों में भी हिमालय ही हिमाद्री कहा गया है। 9 ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो ऊंची पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं उनके नाम क्या क्या हैं और वो कहाँ पर पाई जाती हैं, उनकी ऊंचाई कितना है, इस क्रम में देखेंगे। तो बृहद हिमालय में पाई जाने वाली सभी चोटियों के नाम देखते हैं। माउंट एवरेस्ट सबसे पहले, माउंट एवरेस्ट नामक चोटी पाई जाती है जिसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा के नाम से कहाँ पर जाना जाता है, तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए, अगर हाइट की बात की जाए तो 8,848.86 मीटर, 8,848.86 मीटर है। इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद दूसरी चोटी है कंचनचुंगा नामक चोटी है दूसरी वाली। सबसे पहली है माउंट एवरेस्ट, दूसरी है कंचनचुंगा। कंचनचुंगा कहाँ पाई जाती है, नेपाल में, नेपाल और सिक्किम की सीमा पर कंचनचुंगा पाई जाती है। नेपाल और सिक्किम की सीमा पर, नेपाल और सिक्किम की सीमा पर कंचनचुंगा नामक चोटी पाई जाती है, कंचनचुंगा नामक चोटी पाई जाती है। इसकी हाइट की बात की जाए, अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो जो इसकी हाइट निकल कर आती है वो है 8,598 मीटर। इसकी हाइट है 8,598 मीटर। अगली रेंज का नाम है मकालू, अगली रेंज का नाम है मकालू रेंज, मतलब मकालू चोटी। मकालू चोटी की ऊंचाई है 8,481 मीटर। मकालू की ऊंचाई 8,481 मीटर। चौथी है जिसका नाम है धौलागिरी, चौथी का नाम है धौलागिरी।
धौलागिरी की ऊंचाई अगर देखी जाए तो जो धौलागिरी की ऊंचाई है 8,172 मीटर है, 8,172 मीटर है। पांचवी आ जाती है नंगा पर्वत, पांचवी आ जाती है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8,126 मीटर, 8,126 मीटर। और उसके बाद अगला देखते हैं तो अगले का नाम है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा चोटी। अन्नपूर्णा जिसकी ऊंचाई है, अन्नपूर्णा की ऊंचाई है 8,078 मीटर, 8,078 मीटर। कंचनजंगा 8,598 मीटर नेपाल और सिक्किम की सीमा पर। मकालू 8,481 मीटर। धौलागिरी 8,172 मीटर। नंगा पर्वत 8,126 मीटर। अन्नपूर्णा 8,078 मीटर। और उसके आगे आ जाता है 7वें नंबर पर नंदा देवी, नंदा देवी। नंदा देवी की ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर और ये पाई जाती है उत्तराखंड में, यूके में, उत्तराखंड में। इसे कहा जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से। नंदा देवी को वैली ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से किसे जाना जाता है तो नंदा देवी को, नंदा देवी रेंज जो है उसको बोला जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से। और अगला देख लेते हैं, अगले का नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा श्रेणी। 8वीं का नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा श्रेणी, नामचा बरवा श्रेणी। नामचा बरवा श्रेणी 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो जो इसकी हाइट है 7,756 मीटर की ऊंचाई, इस चोटी की ऊंचाई है 7,756 मीटर और ये स्थित है तिब्बत में, तिब्बत में, जहाँ से नामचा बरवा से ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न ले रही थी। कल हमने देखा था कि नामचा बरवा से ही ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है और वहीं से जहाँ से यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र नदी और उसके इधर जो हम देख रहे थे हिमालय का विभाजन, उसी में हमने देखा था कि नामचा बरवा से ही ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है, मतलब यू मोड़ लेती है। अगले का नाम है, जो अगला आ जाता है 9वां नंबर, उसका नाम है केदारनाथ, केदारनाथ। तो केदारनाथ की ऊंचाई की अगर बात की जाए, केदारनाथ की ऊंचाई की बात की जाए 6,945 मीटर, 6,945 मीटर। केदारनाथ की ऊंचाई है 6,945 मीटर और यहीं से निकलती है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। केदारनाथ से ही मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। तो देख लेते हैं एक बार फिर से। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। कंचनजुंगा नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर। मकालू है 8,481 मीटर। धौलागिरी की ऊंचाई 8,172 मीटर। नंगा पर्वत 8,126 मीटर। अन्नपूर्णा 8,078 मीटर और नंदा देवी 7,817 मीटर। उत्तराखंड में जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। नामचा बरवा 7,756 मीटर तिब्बत में स्थित है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है। केदारनाथ 6,945 मीटर। मंदाकिनी नदी यहीं से निकलती है। इसके मध्यवर्ती भागों से गंगा, यमुना और गंगा की सहायक नदियों का उद्गम होता है। इसके मध्यवर्ती भागों से, तो इन पर्वत श्रेणियों के मध्यवर्ती भागों से यहाँ पर लिखेंगे कि इन पर्वत श्रेणियों के मध्य से, पर्वत श्रेणियों के मध्य से गंगा, यमुना और इनकी सहायक नदियों का उद्गम होता है, नदियों का उद्गम होता है। इन पर्वत श्रेणियों के मध्य भाग से गंगा, यमुना और इनकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से वीडियो को देखें, अच्छी तरह से समझ में आएगा। अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है और
आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी एसटीडी से रिलेटेड वीडियो आप सब तक जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए आप सबको। और चलिए अब मिलते हैं, इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जो लघु हिमालय है वो उसकी क्या विशेषता है, वहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। लघु हिमालय के बाद फिर देखेंगे शिवालिक के बारे में और उसके बाद पूर्वांचल हिमालय। तब जाकर यह चैप्टर अगले वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।